हेलो सीटेड साथियों, आप सभी का अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अनुष्ठान क्लास में आज हम सीटेड सीडीपी 2023 के 15 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके नए क्वेश्चन हैं। उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन है अभिकथन ए। गरीब परिवारों की लड़कियां आमतौर पर स्कूल छोड़ देती हैं। इसका कारण दिया गया है आर कि लड़कियां घर पर अपने छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल करती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी ए और आर दोनों असत्य हैं। तीसरा ऑप्शन सी दिया गया है केवल ए सत्य है, या चौथा ऑप्शन केवल आर सत्य है। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे गरीब परिवारों की जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, ये भी सही कारण है। लड़कियां घर पर अपने छोटे बच्चे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, ये भी सही कारण है। तो इसका मतलब है आपका दोनों ऑप्शन सही होगा, ए भी सही होगा और आर भी सही होगा। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अहम केंद्रवाद का वर्णन करता है? पहला कथन दिया गया है यह केंद्रीकरण का एक रूप है। सेकंड कथन दिया गया है यह समझा जा सकता है कि छोटे बच्चों को कभी कभी वास्तविकता को अपने सिर के अंदर क्या हो रहा है से अलग करने में परेशानी होती है। कथन थर्ड दिया गया है कि अहम केंद्रवाद का अध्ययन करने के लिए पियाजे ने 3 पर्वतीय कार्यों की रूपरेखा तैयार की। तो इसके आधार पर आपको ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है ए, फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन सेकंड या थर्ड सेकंड सही है, फर्स्ट या सेकंड सही है। तीसरा ऑप्शन सेकंड या थर्ड सही है, या चौथा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। तो आप देखेंगे अगर इन सभी को देखा जाए तो अहम केंद्रवाद में केंद्रीकरण होता है, यानी किसी एक वस्तु के बारे में उसको अहम होता है। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरी चीज़ ये समझता है कि अगर बच्चों को अहम केंद्रवाद हो गया है तो वो क्या करता है, कभी कभी सिर के अंदर क्या हो रहा है वो उससे अलग करने में क्या होती है, उसको परेशानी होती है। तीसरी चीज़, अहम केंद्र को अध्ययन करने के लिए पियाजे ने 3 पर्वतीय कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की थी। इसका मतलब है आपका पहला भी सही है ऑप्शन, सेकंड भी कथन सही है, थर्ड कथन भी सही है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किन परीक्षणों में ऐसे प्रश्न या कार्य शामिल होते हैं जो यह दिखाने वाले होते हैं कि किसी व्यक्ति के पास मापी गई कितनी क्षमताएं हैं? ऑप्शन 1 है मंदता परीक्षण, ऑप्शन 2 है सरलता परीक्षण, ऑप्शन 3 है घनत्व परीक्षण, या ऑप्शन 4 है बुद्धि परीक्षण। आप देख रहे हैं कोई प्रश्न या कार्य देने पर कौन कितनी क्षमता से कार्य करता है वो उसकी किस पर निर्भर है, बुद्धि परीक्षण पर निर्भर है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखा जाए, अभिकथन दिया गया है कि शिक्षा की एकीकृत प्रणाली में बच्चे को प्रणाली में व्यवस्थित करने और कक्षा की अपेक्षाओं को समायोजित करने के लिए बच्चे को तैयार करने पर जोर देते हैं। तर्क क्या दिया गया है कि शिक्षा की समावेशी प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत शैक्षिक योजना जिसे आईपी विकसित की जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है, और चौथा ऑप्शन है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो आप फटाफट देखिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आप देखेंगे शिक्षा की एकीकृत प्रणाली में बच्चे को प्रणाली में व्यवस्थित करने और कक्षा की अपेक्षाओं को समायोजित करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। सही बात है।
तर्क, शिक्षा की समावेशी प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी साथ में विकसित करनी चाहिए। ये भी कथन सही है। इसका मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। लेकिन अगर आर को बात करें तो आर कभी भी कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। मयंक कक्षा 4 का छात्र है। वह बिना किसी मदद के मोबाइल फ़ोन पर खेल खेल सकता है, लेकिन वह केवल अपने पिता की मदद से कंप्यूटर पर एक वर्ड फाइल खोलने में सक्षम है। यह अंतर निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन है इष्टतम विकास का क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र है। या चौथा ऑप्शन है तुच्छ विकास की अवधारणा है। तो आप देखेंगे मयंक के पास मोबाइल रखा हुआ है, खेल भी खेल सकता है, लेकिन वह पिता की मदद से कंप्यूटर पर एक वर्ड फाइल खोलने में सक्षम है। यानी मदद कहाँ से ले रहा है? अपने आसपास के क्षेत्रों से ले रहा है। तो कौन सा क्षेत्र सही होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान दें कि विकास की प्रक्रिया में बच्चे केवल शाब्दिक अर्थों में सोचने में सक्षम होने पर ही अमूर्त रूप में सोचने में सक्षम होते हैं। यह दर्शाता है कि विकास एक है अमूर्त प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन क्रमिक प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन जैविक प्रक्रिया है। या चौथा ऑप्शन है भिन्न प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा सोचने में सक्षम हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले वह शाब्दिक अर्थों को सोचता है, उसके बाद अमूर्त चीज़ों में जाता है। तो इसलिए आप जानते हैं कि विकास कैसे चल रहा है? क्रम से चल रहा है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है? आँखों पर संबंधन स्थापित करना सीखता है, उसके बाद छोटे छोटे शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है। तो आप देख रहे हैं एक क्रम से कार्य हो रहा है, इसलिए विकास कैसी प्रक्रिया है? एक क्रमिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आत्म अवधारणा क्या है? पहला है फर्स्ट कथन है या किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक और मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर है। सेकंड कथन है यह हमारी पूर्व छवि है। ठीक है, यह हमारी कैसी छवि है? पूर्व छवि है। ऑप्शन 1 फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 केवल सेकंड सही है। ऑप्शन 3 केवल फर्स्ट सही है। या ऑप्शन 4 ना ही फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो आत्म अवधारणा का मतलब है अपनी क्षमताओं या लक्षणों के बारे में वर्णन करना या मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर के रूप में संजोना। ये हम आत्म अवधारणा में ही कर सकते हैं। यह हमारी पूर्व की क्या है? यह हमारी पूर्व छवि है। इसका मतलब है कथन पहला भी सही है, सेकंड भी सही है। इसलिए आपका ऑप्शन सही होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है पूर्व संक्रियात्मक विचार पियाजे के अनुसार की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है? बच्चे स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। केंद्रीकरण में क्या होता है? बच्चे केवल एक बिंदु पर ही फोकस रहते हैं। अगर उन्हें फार्मूला बताया जा रहा है, केवल फार्मूला ही वो समझेंगे। अहम केंद्रवाद क्या है? बच्चे उन वस्तुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जो है। अहम केंद्र का मतलब केंद्रीकरण, एक ही बिंदु पर केंद्रित होना। इसलिए अहम केंद्र में भी बच्चे दूसरे वस्तुओं के प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है कथन नंबर 2 गलत है और कथन नंबर 1 सही जवाब है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन में सही जवाब है केवल फर्स्ट। तो केवल फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होनी चाहिए? पहला है अधिकारपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है अधिनायक का होना चाहिए। तीसरा है अनुमोदक का होना चाहिए। या चौथा है सुविधादाता। तो एनसीईएफ 2005 में ये कहा गया है कि बच्चों को करके सीखने की सुविधा दी जाए, जिसमें टीचर केवल सुविधा देगा, केवल मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आपका
क्वेश्चन नंबर 9 में जो सही जवाब है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई सूचनाओं का समावेश कहलाता है। ठीक है, पहला संक्रियात्मक विचार। संक्रियात्मक विचार का मतलब है जो चीज़ें मिली हैं उसी में संक्रियाएं करना। साम्यीकरण, ठीक है, साम्यीकरण का मतलब है नए ज्ञान के साथ सामंजस्य स्थापित करना, समायोजन करना, मिलाना। और चौथा ऑप्शन है आत्मसातकरण। तो आपका जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन में वो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 4, आत्मसातकरण। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में जो नई सूचनाओं का समावेश होता है, यानी नई सूचनाओं को पुराने के साथ मिला के देखता है, तो क्या करता है? आत्मसातकरण करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन 1 है समस्या समाधान विधि, दूसरा ऑप्शन है परियोजना विधि, थर्ड ऑप्शन है खोज विधि, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो आप देखेंगे जितनी समस्या समाधान के क्वेश्चन देखेंगे उतना बालक समस्या को हल करने में तीव्र हो जाएगा। परियोजना, उसको किसी ग्रुप में उसको परियोजना दे दी जाए तो वह अपने साथियों के साथ बहुत ज़्यादा सीखता है। खोज विधि में भी वो आज बहुत ज़्यादा सीखता है जहाँ पे खोज करना होता है। प्रदर्शन, लेकिन अगर उसे प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे तो वह उतने अच्छे से उसमें कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 में जो सही जवाब है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि डॉट डॉट में किसी प्रकार का बहिष्करण या अस्वीकृति शामिल है। ऑप्शन 1 रिफ्लेक्सिव व्यवहार, ऑप्शन 2 है भेदभावपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन 3 है कुशल व्यवहार, या ऑप्शन 4 है नियोजित व्यवहार। तो किसी प्रकार का बहिष्करण, किसी को बाहर कर देना, समाज से बाहर कर देना। बाहर करने का मतलब है कि उस क्लास में सारे बच्चों से क्या किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मोहन स्कूल में आयोजित सह पाठ्यक्रम गतिविधि में भाग लेते हुए सामाजिक संपर्क का कौशल सीखता है। मोहन को किस प्रकार की समाजीकरण प्रक्रिया प्रभावित करती है? ऑप्शन 1 है प्राथमिक समाजीकरण, ऑप्शन 2 है द्वितीयक समाजीकरण, ऑप्शन 3 है वयस्क समाजीकरण, या ऑप्शन 4 है सामूहिक समाजीकरण। तो बच्चा क्या कह रहा है? पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग ले रहा है। और पाठ्यक्रम आप जानते हैं प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से होता है? अपने खुद के घर से होता है, माँ से होता है, पिता से होता है। लेकिन द्वितीयक समाजीकरण कहाँ पे होगा? जब वो स्कूल जाएगा, जब वो स्कूल में बच्चों के साथ मिलेगा। इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक शिक्षक मानता है कि बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को अधिक अनुभवी के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए वह एक समूह में अलग अलग स्तर के छात्रों को रखते हैं जो विभिन्न कौशलों में निपुण होते हैं। शिक्षक निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? ऑप्शन 1 है जॉन डी वाटसन, ऑप्शन 2 है लेव वात्स्की, ऑप्शन 3 है जीन पियाजे, या ऑप्शन 4 है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो सामाजिक अंतःक्रिया से जो प्रयोग किया था किसने किया था? लेव वात्स्की ने किया था। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। परिपक्वता क्या है? यदि उन परिवर्तनों का वर्णन करती है कि जो पर्यावरणीय प्रभाव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र हैं। ऑप्शन 2 या वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे केवल फर्स्ट सही है, दूसरा ऑप्शन ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड सही है, तीसरा ऑप्शन केवल सेकंड सही है, या चौथा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो आप देखेंगे परिपक्वता कभी भी उन परिवर्तनों का वर्णन नहीं करती है जो कि पर्यावरण के प्रभाव से क्या हो? स्वतंत्र हो। वह केवल वृद्धि की प्रक्रिया से क्या होगी? संबंधित होगी। तो उसे क्या कहेंगे? परिपक्व कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन गलत होगा, दूसरा कथन सही होगा। इसलिए आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हों, इसमें मज़ा आया हो और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नए लगे हों, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन लगे हों, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
करिए, ताकि और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सके और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। शुभ रात्रि दोस्तों।